कैमरा एक्शन। सुदेश भोसले एक ऐसे गायक जिन्होंने अमिताभ बच्चन की पहले पर्दे के लिए गाने गाए तो यूं लगा जैसे अमिताभ खुद आए। चुम्मा चुम्मा दे दे। सुदेश भोसले यानी एक हंगामा। सुदेश भोसले यानी मस्ती। एक बिंदास गायक। विविध भारती के स्टूडियो में सुदेश भोसला भाग और ये बातचीत की है विधि जैन ने। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। पुनः एक बार आप नमस्कार स्वीकार करें। आज बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि हमारे साथ है एक व्यक्तित्व जिनका नाम है श्री सुदेश भोसले जी। वैसे यहाँ केवल श्री लगाया है, सामान्यतः हम लगाते हैं अभिनेता हैं, गायक हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, बहुत सारे शब्द हैं, परफॉर्मर हैं। हम ये सारी चीजें अलग अलग व्यक्तित्व के साथ अलग अलग लगाते हैं, परंतु आज समझ नहीं आ रहा था कि उपमा क्या दी जाए, इसीलिए उपमा दी नहीं, सीधे श्री सुदेश भोसले जी से मैं काम चला रही हूँ और मैं बुला रही हूँ आज विविध भारती में आपके साथ ढेर सारी बातचीत, ढेर सारे अपने सुनहरे सपने और जो उन्होंने जिया है उस जीवन को आपके साथ साझा करने के लिए। तो चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे आज का यह कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि नवोदित कलाकार जो हैं उन सब के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो बस हमारे रेडियो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन के साथ बने रहिए और सुनते रहिए बेहतरीन कार्यक्रम। हमारे साथ हैं बेहतरीन कलाकार श्री सुदेश भोसले जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत सारा विविध भारती परिवार में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बहुत सारी क्वालिटीज आप में हैं, बहुत सारी उपमाएं मैं आपको दे सकती हूं और उन्हीं उपमाओं पर आज की हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जब मेरे समक्ष एक खूबसूरत गायक हैं तो मैं चाहती हूं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपकी आवाज में गणपति बप्पा की स्तुति से ही आरंभ किया जाए तो बहुत खूबसूरत होगा। तो अगर कुछ पंक्तियां आप हमारे लिए गुनगुना दें। जी बिल्कुल। तो एक गाना मैंने गाया था अग्निपथ में लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में, तो उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ। गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन पड़े, अरे गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन पड़े, जिसने जो मांगा उसने वो पाया, रास्ते पे है सब लोग खड़े, गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन पड़े, मोरया रे बापा मोरया रे, 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 गणपति बापा मोरया। संगीत बैकग्राउंड में नहीं है और आप गा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतना सुरीला बैकग्राउंड में संगीत बजे बिना और इतनी ऊर्जा से भरा गाना, आह मजा आ गया। शुरुआत है गणपति बापा का नाम लिया, उसके बाद मैंने गाया तो आशीर्वाद मिल गया सबके लिए। जी बिल्कुल। आपके ऊपर तो वैसे गणपति बप्पा का और ईश्वर का आशीर्वाद बहुत रहा है। तो हमने मिलके गणपति बापा का स्वागत किया है जी। अब आरंभ किया जाए। जी बहुत धन्यवाद सर। पहली बात तो विविध भारती ने आपको इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से बुलाया और सच्ची बात यह है कि आपका शेड्यूल, आपके इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं और आप समय निकाल कर आए, उसके लिए विविध भारती आपके लिए हमेशा बहुत धन्यवाद कहता रहेगा। मोस्ट वेलकम। बट कैसा है ना, विविध भारती जब से होश संभाला है तब से विविध भारती इसको सुनते हैं और जिनके साथ बड़े हुए हैं उनको एक तो भूल नहीं सकते, और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, गुरु जो है वो गुरु रहता है। क्या बात है। तो विविध भारती के लिए वो सम्मान, रिस्पेक्ट। और देखिए अभी तो अनेकों सैकड़ों हजारों चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, लेकिन जब विविध भारती आते हैं तो वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है हमारे लिए। जी। मतलब जब कुछ नहीं था तब जिसने संभाला उसके लिए तो रिस्पेक्ट होगी, उसके लिए समय निकालना ही होगा। और जब मैं आया बाहर से तो मैंने देखा कि इतनी दूर ये बसा हुआ है स्टूडियो, उसके बावजूद भी जो बाहर फोटोग्राफ्स मैंने देखे तो मुझे शर्म आई। मैंने सोचा कि यार मैंने इतनी देर क्यों लगाई आप लोगों को वहां बोलने में। ये आप सबका स्नेह होता है और कहते हैं कृतज्ञता हमेशा रहनी चाहिए और वो आपके अंदर भाव है। सो
प्रार्थना करूंगी ईश्वर से ये बना रहे। अब मैं आती हूँ, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हैं और जब जाना कि आप आ रहे हैं तो सोचा क्यों ना सारे प्रश्नों को उड़ेल दिया जाए। बिल्कुल। पहला प्रश्न ये है कि पिताजी हैं श्री एनआर भोसले साहब, पेंटर हैं और छोटे मोटे पेंटर नहीं हैं। मुगले आजम जैसी फिल्मों के होर्डिंग्स बनाते हैं और उनकी होर्डिंग बने बिना फिल्म चल नहीं सकती। माँ है श्रीमती सुमनताई भोसले साहब, खूबसूरत गाती हैं। माँ तो माँ, नानी और अच्छा गाती हैं। अगर इन्हें किसी कार्यक्रम में बिठाया जाए तो शास्त्रीय गायकों की अग्रिम पंक्ति में ये विराजमान होती हैं। और इस सब के साथ कितना कुछ आपने देखा होगा फिल्म जगत के बारे में और इस फिल्मी दुनिया में, उसमें स्थान बनाने के लिए क्या इन सब ने आपको सपोर्ट किया, धक्का दिया, भेजा गया या आप खुद से वहां चले गए? एक्चुअली बड़ा विचित्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत एक्साइटिंग जो मेरा सफर रहा है जी। क्योंकि जैसे आपने माता का नाम लिया, जी। मम्मी का सुमन भोसले जी। और दुर्गाबाई शिरोडकर, वो आगरा घराने की बहुत प्रसिद्ध गायिका थी। अजमत हुसैन खान साहब की शिष्या थी। और पिताजी उस वक्त के बहुत मशहूर पेंटर आर्टिस्ट। और ये वो जमाना है 50, 60, 70s का, जब ये डिजिटल प्रिंटिंग या ये बड़े बड़े अभी जो डिजिटल होर्डिंग्स आप देखते हैं वो था नहीं, हैंड पेंटेड होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स लगते थे। और ये एक ही जरिया था किसी भी चीज की पब्लिसिटी करने का। और जितना मूवीज स्क्रीन्स को इम्पोर्टेंट दिया जाता था, हीरो हीरोइंस को या उस बड़ी फिल्म को, उतना ही इम्पोर्टेंस उस वक्त बैनर्स या पोस्टर्स को दिया जाता था। ऐसा मानते थे कि सपोज आज 12 बजे पहला शो होने वाला है किसी भी फिल्म का, तो अगर 12 बजे से पहले उस थिएटर में अगर वो बैनर या पोस्टर नहीं लगा तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी, कोई जाता नहीं था अंदर। अच्छा। इतनी ताकत थी उस पोस्टर में। और जैसा भी प्रोमोज होते हैं, हीरो खुद आके बोलता है टीवी पे या चैनल्स पे कि ये है वो है, वो एक ही बैनर ऑडियंस को आकर्षित करता था। मतलब उसमें कुछ हीरो हीरोइंस, कोई विलन का, ये कोई चाकू लेके खड़ा है, कोई बंदूक लेके खड़ा है या पीछे बैकग्राउंड के, उस बैनर से लोगों को आइडिया आ जाती थी फिल्म क्या होगी। मतलब सोचिए वो आर्टिस्ट कितने बड़े होंगे और उस पोस्टर में कितनी ताकत होगी। और कोई प्रिंट नहीं। सपोज मुझे याद है अगर 35 थिएटरों में फिल्म रिलीज हो रही तो उतने बैनर्स बनाने पड़ते थे। तो 35 के 35 अलग अलग बनाए जाएंगे? बिल्कुल। और सब एक से होंगे? हाँ, एक से होंगे या डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर उस बैनर को हैंड कार्ड जिसको ना हाथ ठेला के हम लोग हाथ गाड़ी बोलते हैं, उसके ऊपर बिछा के फिर वो स्पेशल लड़के होते थे। अच्छा। सिर्फ वही वो काम कर सकते थे। फिर थिएटर पे चढ़ के उनको बांधना प्रॉपर। जी। और फिल्म के रिलीज होने से 2 महीने पहले से पब्लिसिटी शुरू होती थी। कहाँ? ये हाईवेज, जुहू बीच, जो मेन सेंटर्स है, मुंबई गुजरात का बॉर्डर, ये पूरे महाराष्ट्र का, तो वो एक 2 महीने से जैसे होता ना अवेयरनेस, जी, प्रमोशन, वो होता था। और नॉर्मली एक आम लोगों की ये भावना है कि आर्टिस्ट, पेंटर मतलब क्या, एसी स्टूडियो में बैठे होंगे, मस्त बना रहे हैं, और जब मूड बना तब बनाया, फिर 2 दिन बाद फिर बना, 6 महीने एक पेंटिंग बन रही। ऐसा नहीं था। बड़ा स्टूडियो होता, स्टूडियो मतलब गराज टाइप। उसकी हाइट होती थी 20-25 फीट और उसमें बैनर्स होते थे 10 by 20 फीट के। 10 by 20 फीट। हाँ, बहुत बड़ा हो गया ये तो बड़ा हो गया। हाँ। अब कभी कभी 20 by 40 के बनते थे। तो ये 4 बैनर्स पेंट करने पड़ते थे। उसमें राजेश खन्ना की एक आंख इस बैनर में है तो दूसरी आंख वो चौथे बैनर में है। अच्छा। फोटोग्राफ कितना उसकी साइज? बस 1 इंच। हाँ, तब तो बहुत छोटे फोटो बनते इतना या 2 इंच। जी। उसमें 30 फीट का राजेश खन्ना बनता था। ओके। एक पेपर पे नहीं, वो आसान है। तो एक यहाँ एक वहां, और फिर उसको ज्वाइन करना पड़ता था जी। और फिर थिएटर पे उसको बांधना पड़ता था। अभी उसकी भौं है या नाक है या होठ है, जब 4 बैनर एक साथ आ गए तो एक ऊपर कटा हुआ नहीं लगना चाहिए ना, तो हम लोग क्या करना पड़ता था, जब ट्रैफिक बंद हो जाती थी रात के 2 बजे बस वगैरह, स्टूडियो के बाहर ये 4 बैनर ले आते थे हम लोग। अच्छा। उसको रास्ते पे बिछाते थे, फिर वो जो फ्रेम का जो लकड़ा उस पे चलते चलते जाके वो 4 ज्वाइन करते थे पेंटिंग से।
मैच करते थे। ये बहुत मेहनत का काम था। और पिताजी जैसे मैं कहा मुगले आजम, झनक झनक पायल बाजे, दोस्ती, मतलब वी शांताराम जी के सारे, दादा कोणके की सारी फिल्में, राजश्री प्रोडक्शंस की सारी फिल्में, बी नागी रेड्डी, जे ओम प्रकाश जो राकेश रोशन जी के ससुर हैं, मतलब ऐसी अनगिनत। फिर लता जी प्रोड्यूसर थी, सख्या सजना जैत्रे जैत जी, तो उनके भी हैं। और अभी मेन जो आपका सवाल है कि गाना, तो हुआ ये कि जब से होश संभाला देख रहा हूँ कि चारों तरफ क्लासिकल के सुर और एक तरफ देखता हूँ चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग। हाँ। और उस वक्त के माता पिता कैसे थे, बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। हाँ, फिर मास्टर जी और पिताजी को तो याद भी नहीं रहता था कि कौन सी क्लास में है, कक्षा में माँ को याद रखना पड़ता था। तो वही सेम टिपिकल था हमारा। और पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं। एवरी मंथ हमारी टेस्ट होती थी अलग अलग विषयों में, और मुझे 5-6 मेरिट कार्ड्स मिलते थे। क्या बात है। इंग्लिश में, अरिथमेटिक, मैथ्स, साइंस और ड्राइंग में। क्या बात है। तो उस वक्त ये था सिर्फ पढ़ाई करनी है, आगे क्या बनना है ना माता पिता ने सोचा था ना मैंने सोचा था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और अभी होता ना कि अब जो जमाना है इतना कि बच्चा पैदा होने से पहले ही माता पिता सोच लेते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर बनेगा, है ना, या ऋतिक रोशन बनेगा, या जो भी, या लता मंगेशकर बनेगी, या किशोर कुमार बनेगा जी। तो उस वक्त ऐसा नहीं, बस बच्चा बड़ा हो जाए, छोटी मोटी डिग्री ले ले बस। और ये करते करते 9th स्टैंडर्ड में था मैं, 14 की उम्र थी, 1974। अच्छा। मैं पिताजी को मिलने गया स्टूडियो में स्कूल से। अच्छा। और वहां देखा कि श्रीनी राजेश खन्ना, हेमा मालिनी की बैनर, पिताजी और मेरी मम्मी भी, वो जो लेटरिंग्स होती है ना, जो क्रेडिट्स, वो मम्मी लिखती थी नीचे वाला जो आन मिलो सजना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मतलब उनकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत। हाँ, और वो हैंडराइटिंग से पेंटर आर्टिस्ट थी। हाँ, जी। तो वो मम्मी करती। तो मैं गया तो देख रहा हूँ पिताजी और 15-20 असिस्टेंट्स और इतने सारे 15-20 बैनर्स बन रहे हैं। तो मैंने देखा और एक पता नहीं अंदर से मुझे लगा, तो मैंने डर डर के पूछा कि मैं एक स्केच करूं क्या? तो बोले कर ले, कोई बात नहीं, अगर लग रहा है, अगर कुछ बिगड़ भी गया तो हम लोग हैं। और ऑयल पेंट था ना जी, तो अगर मैं गलत भी करता हूं तो ऑयल पेंट सुधारा जा सकता है, वाटर कलर बहुत डिफिकल्ट है, एक बार ब्रश रख दिया वो फाइनल। तो एनीवे मुझे एक छोटी सी फोटोग्राफ दी गई, हेमा मालिनी ऐसी है और उनके सीने पे वो राजेश खन्ना ने सर रखा। उस वक्त वो पोस्टर बहुत फेमस हुआ था जी। मुझे पता ही नहीं, मैंने मेरी लाइफ का पहला स्केच मैंने किया 15 मिनट में, और वो देखते ही सब लोग क्यों कहते ना, आंखें खुली की खुली रह गई। बोले क्या किया तूने? बोला क्या किया? बोले इतना हुबहू इतनी जल्दी। तो और पिताजी इतना खुश हुए, बोले बेटा कल से तू स्कूल मत जा, करने आ नहीं। मैं वापस घर ही नहीं गया। अच्छा। हाँ, 1.5 महीना मैं स्टूडियो में रहा, कपड़े वगैरह मम्मी लेके आई दूसरे दिन। और उस उम्र में मेरे हाथ के बैनर्स लगे 19 मुंबई में। फिर ये मैंने भी सोच लिया, मम्मी डैडी ने सोच लिया कि अब ये तो पेंटर ही बनेगा और अब मेरा ही बिजनेस ही आगे बढ़ा। तो फिर प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर, मतलब 74 से 82 तक 24 घंटे पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए स्कूल कॉलेज में जाता था मैं, और मुझे खुद यकीन नहीं आया कि मेरा पेंटिंग इतना अच्छा होगा, और जबकि मैंने कभी सीखा नहीं था स्कूल वोल में कि एक पोर्ट्रेट करना, वो नहीं मालूम। तो एनीवे तो मैंने भी सोच लिया चलो यार मजा आ रहा है पेंटिंग करने में, और इतना हुबहू अगर मेरे में टैलेंट है जी। तो और फिर कुछ कुछ बैनर्स ऐसे लगे कि पिताजी बोले मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही लग जाएगा, परफेक्ट है। हाँ, और वो भी किया कि वहाँ के जो बांधने वाले लड़के होते थे ना, अलग टैलेंट होता है वो जी, चढ़ना बांधना, रस्सी पे चढ़ना, ट्रैफिक को बचा के बैनर। तो उनका एक कहावत थी, अगर उनको 10 रुपए दिए हाँ, तो वो लगा देते, अगर प्यार से 100 रुपए दे तो उसी बैनर के नीचे लुढ़क के सो जाते थे। हाँ एकदम। तो फिर उस माहौल में पिताजी ने, हमने खुद वो हथकड़ी चला के, गंगा जमुना मुझे याद है जी, थिएटर पे चढ़ के बैनर्स भी बांधे। गंगा जमुना फिल्म का थिएटर पे चढ़ के बैनर आपने खुद ने बांधा है? जी जी, वेरी गुड। और कभी कभी होता था ना कि वो एक पुलिस स्ट्राइक हुआ था, मुझे याद है जी, जब उनका ये नीली पैंट और नीला शर्ट हो गया था, पुलिस ने ही स्ट्राइक किया था और पूरी मुंबई बंद थी। तब मुझे याद है मैं कुछ बांद्रा से वर्ली तक चल के गया था स्टूडियो में, मतलब सारा माहौल। तो एनीवे पेंटिंग कर रहा था, और घर में आते हैं तो मैं गोवा का हूँ, शिरोडा गांव है हमारा, शिरोडकर, हाँ कोंकणी, कामाक्षी देवी हमारी कुल देवता है। और माता पिता वहाँ के थे, तो उनको ना प्योर क्लासिकल म्यूजिक, नाट्य संगीत और सुगम संगीत, इसके अलावा कोई म्यूजिक मालूम ही नहीं था उनको। और मैं क्योंकि कॉलेज में वगैरह जाता था, स्कूल में, तो मैं विविध भारती लगाता था। अरे वाह।
उधर पिताजी ने सुना हे हो तो मुझे कहा, ये हे ऐसा कोई गाना होता है, बंद कर दे उसको। मतलब उनको हिंदी गानों से नफरत थी। पर वो तो पेंटिंग इन्हीं की करते थे ना। करते थे, लेकिन खुद हिंदी फिल्मों के पेंट करते थे, उनको हिंदी फिल्में देखना बैन था। जो होर्डिंग आप लगा के आए हैं उस फिल्म को देखने आपके लिए बैन था, आप देखने नहीं जा सकते नहीं जाते थे। लेकिन वो जो पेंटिंग करते उनको पास से मिलते, हमको साथ में ले जाते थे। लेकिन ये गाने सुनना ना, मतलब ये क्या है, ये उनके लिए बड़ा वो कुछ अजीब लगता था, ये बर्दाश्त नहीं होता था। और मेरा उल्टा हुआ कि मुझे बिना का गीतमाला, विविध भारती, मुझे 100-150 गाने बाहर थे, रफी साहब के, किशोर दा के, हेमंत दा के। और एक 78-79 में ऐसा कुछ हुआ, अच्छा 24 घंटे मम्मी को सुन रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत घर में रियाज कर रही है जी। लेकिन मैं पेंटिंग, और मेरा रोज का रूटीन था गोरेगांव में 8:11 की ट्रेन पकड़ के महालक्ष्मी उतरना। और वो भी ऐसे नहीं, पूरे पेंट्स लेके, लिंसीड ऑयल लेके, बाहर लटक के, वो जो ना हाँ, वो बीच वाला जो खम सब कर चुका जी। हूँ। और महालक्ष्मी स्टेशन में उतर के वर्ली में जाना है स्टूडियो में, तो एक बस स्टॉप जाता था, वो तो 5-6 बसेस भर के आती थी, फिर अगले बस स्टॉप जाता था, शायद वहां मिल जाए। ऐसा करते करते रोज चल के जाता था महालक्ष्मी टू वर्ली। मतलब मेहनत बहुत करी। मेहनत ने, उस वक्त मजा आता था। तो चलो अगले स्टॉप। तो 82 तक 24 घंटे स्टूडियो में, सिर्फ एग्जाम्स देने, मैंने कहा स्कूल और कॉलेज में जा। और उस वक्त ना मुझे 2 आवाजें बड़ी आकर्षित करती थी। कौन कौन सी? सहगल साहब और सचिन दा। आह अच्छा, समझ में कुछ नहीं आया था जी। फिर भी मैं तभी ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम जमाना है, कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तो क्या मैंने किया। मेरे बंधु रे सुन, मेरे मितवा सुन, मेरे साथी रे। सचिन देव वर्मन जी का एक कोई रियाज करते समय का गाना यहाँ पे रिकॉर्ड करके बजा दिया हो, सेम था। उम्र ऐसी थी ना कि देखो, बच्चे ना कभी डरते नहीं। हाँ, जैसे ना मैं भी बेशर्मों की तरह चिल्ला चिल्ला के गाता था और सुर लगे नहीं लगे फिक्र नहीं होती थी। लेकिन ये फिर किशोर दा, मुकेश जी, पंचम दा, ऐसे तो ऐसा करते करते 3, 4, 5, 6, 7 आवाजों में मैं गाने लगा जी। और कभी पेंटिंग ही करना। फिर अचानक मैंने रियलाइज किया कि दादा मुनि की आवाज है, अशोक कुमार जी, सचिन, अपने संजीव कुमार साहब, अमजद भाई, ये अब मजाक मजाक में मैं करने लगा। तो दोस्तों में थोड़ा सा स्कूल में पॉपुलर हुआ। फिर किसी की गणपति की पूजा हो, मतलब घर में पूजा हो, कोई बर्थडे हो जी, तो ऐसा करते करते, और फिर कुछ लोग स्टेज पे बुलाने लगे। श्री सुदेश भोसले जी बन गए। नहीं बना नहीं, अरे एक शो है, आजा 1-2 गाने। फिर एक ऑर्केस्ट्रा मेलोडी मेकर्स में मुझे बुलाया गया और उस वक्त मैंने देखा गाने का तब तक एक शौक अंदर से जाग गया था कि मुझे भी गायक बनना है। लेकिन जिस ऑर्केस्ट्रा में हम जाते थे ना, इतना मतलब पॉपुलर था ऑर्केस्ट्रा जी, तो बोले वहां तो 5 वॉइसेस फिक्स रहती थी। लता जी, वॉइस ऑफ लता मंगेशकर, आशा जी, रफी साहब, किशोर दा और मुकेश जी, 5। अब मुझे शौक है गाना, हमारे यहाँ तो सब सिंगर्स हैं, वॉइसेस। आप क्या करोगे? मैं हेमंत कुमार बनूंगा। हेमंत कुमार बन के मैंने या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझे कोई अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों। का प्रयोग वो जिस तरह से हेमंदा करते हैं बिल्कुल वैसा ही आपने किया है, कोई अंतर नहीं। तो हेमंत कुमार, तो जिस दिन किशोर कुमार एब्सेंट हो तो मैं किशोर कुमार बन जाता था। अच्छा, बोले आज तो हेमंत कुमार भी है, फिर मैं मतलब जैसे पंचम दा बन गया, कभी आर.डी. बर्मन, कभी एस.डी. बर्मन, भूपेंद्र जी, अलग अलग करते ऐसे करते करते लोगों को लगा यार ये है एक बंदा बहुत कुछ करता। और उस वक्त कुछ लोगों को मैंने सुना,
संजीव कुमार, दादा मुनि, ओम प्रकाश, दिलीप साहब उस वक्त के। जी। और अचानक मैंने ना मेरे गले से जितने पॉपुलर आर्टिस्ट थे ना, ये फेमस जो दिलीप साहब उस समय के बहुत उस समय ज्यादा के जो सुपरस्टार और जी। अचानक लोगों ने पहली बार सुना हाँ अमिताभ बच्चन ऑन स्टेज। हाँ, मैं वहाँ आने वाली कभी थी किसी ने सर जी। एक्सपेक्ट नहीं किया कि अमिताभ बच्चन की कोई नकल कर सकता है। उसी के साथ तो लोग अट्रैक्ट हुए, यार ये अमिताभ बच्चन की कोई नकल कर रहा है। फिर मैंने कुछ ऐड किए रेयर वॉइसेस, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, असरानी, ये कुछ अलग ये होता ना कि लोगों को यार अच्छा लगता है ये। तो फिर वहाँ मुझे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलने लगे। ऐसा करते करते 82 में मेलोडी मेकर्स वालों ने मुझे कहीं देखा जी। कि आप हमारे साथ शोज करोगे। और वो वक्त था जब ये ना हैंड पेंटेड नेचुरल पेंटिंग का दौर खत्म कम होने होने को लगा है था, जी। और डिजिटल वाले मामले आए सारे। सर एक प्रश्न मेरे मन में कौंध रहा है। जी। मम्मी शास्त्रीय गायिका है, जी। तो क्या आप उनके पास बैठ के सीख रहे थे? मैं रियाज जब करता था ना, सोचा नहीं था कि सिंगर बनना है, तो वो बराबर सुनती, सुदेश थोड़ा सा ठीक कर लो इसे, अच्छा, बिठा देती, लेकिन सिंगर बनाने के लिए नहीं, ऐसे सिखाने के लिए आप सीख रहे थे जी। लेकिन मैंने भी और घर में सबने लगा ये आगे जाके पेंटर बनेगा, क्योंकि मैं बैठे बैठे ऐसे स्केचेस 77-78 के मेरे बने हुए स्केचेस, जी। तो मुझे यकीन नहीं होता उस वक्त कैसे बना है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये सब पेंटिंग वगैरह छोड़ने के बाद भी कुछ साल पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट के 150 साल पूरे हुए, तो मेरी 2 सिस्टर्स वहाँ डिप्लोमा किया उन्होंने, तो उसमें मुझे एज ए गेस्ट बुलाया और शशि कपूर साहब वहाँ एज अ गेस्ट एंड एज अ मॉडल आए थे। अरे वाह। मतलब जे स्कूल ऑफ आर्ट को जब 150 साल पूरे, मेरी फोटोज भी हैं कि शशि कपूर 20-25 फीट दूर बैठे और जे के जितने टॉप के पेंटर्स हैं वो अमोल पालेकर जी, वो भी जे के स्टूडेंट थे, और मैं स्केच किया था। और सबसे पहले मैंने किया था और सिर्फ मुझे शशि साहब ने ऑटोग्राफ दिया। क्या बात है। तो ये हुआ कि 80s में ना धीरे धीरे ये बैनर्स के डिजिटल हो गए, और फिर मेरा कहते ना कि मैं हमेशा बोलता कि मेरा ब्रश दूर होता चला गया और माइक पास आता गया, और घर में वही मामला था। फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स पड़ोसी ने बोले, आपको पता है आपका बेटा क्या करता है? बोले नहीं, वो तो बिल्कुल आंख उठा कर देखता भी नहीं मुझे। अच्छा, बाबा को अभी तक पता नहीं? कुछ नहीं मालूम, उनको पसंद भी नहीं था। वो मैं सबसे शर्मीला, एकदम चुपचाप डरा हुआ बच्चा। सब उनके फ्रेंड ने कहा, हमारे जो कॉलोनी वाले, अरे जरा जाके देखो तो सही। तो एक दिन चुपचाप आए दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम, मम्मी पापा बैठ गए अंधेरे में, और जब देखा ऑर्केस्ट्रा पहली बार, और जब मैं आ रहा हूँ तो लोग तालियां बजा रहे, सीटियां, बोले अरे ये कब हुआ? फिर परिवर्तन कैसे होता है, लोगों का मेरी तरफ प्यार या वंस मोर यो देखते हुए उनको धीरे धीरे किशोर कुमार भी अच्छे लगने लगे, उनको हिंदी फिल्में, हिंदी गीत, और मेरे हर शो में आने लगे फिर। अरे मुझे लगा था पहली बार देखने के बाद आपको घर ले जाकर जो पुराने पिताजी लोग प्रसाद वगैरह नहीं मिला, उनको अच्छा लगने लगा। अच्छा। अरे यार ये, और उनको मुकेश जी के कुछ गाने पसंद, चंदन सा बंद वगैरह थोड़े। अच्छा पेंटिंग बेटा सुना दे, मतलब वो कि मेरा बच्चा कर रहा तो अच्छा ही होगा। तो एनीवे ये 82 से एक नया सफर शुरू हुआ, और कहते ना कि पहला ही जो मैंने टूर किया जी, वो पूरा 10 दिन का, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा वगैरह। और मैं कहता हूँ वो दिन है और आज का दिन है जो पैरों में जो भिंगरी चक्री लगी ना, उनके लिए रुकी नहीं। सर आपने बहुत सारे लोगों की आवाज में बहुत सारे नगमे गाए हैं जी, पर कुछ गीत हैं जो आपने अपनी खुद की आवाज में भी गाए हैं जी। अगर एक कोई गीत आप गुनगुना दें जिसे हम हमारे श्रोताओं को, हमारे 2-3 गाने हैं जी जो अच्छे हुए, जैसे ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। दूसरा किंग अंकल में मैंने गाना गाया था, फैनी ने मुझे बुलाया मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। ये आशा जी के साथ डुएट, अतुल अग्निहोत्री और मिठुन के जी। तो उसमें गाना था, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, हर लड़की ने आंख मारी गिर गए हम, तन तना तन तन तन, ऐसे कई गाने। उसके बाद जब मैं गाने लगा ना तो ऐसा हुआ कि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर होता उनको लगता था यार सुदेश आया, कुछ कलाकारी करते। तो फिर मुझे तिरंगा का गाना गवाया गया, नाना पाटेकर और राजकुमार ने, पीले पीले, ये मोहम्मद अजीज की आवाज है, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। उसी तरह सौदागर में गाना है जी, दिलीप साहब और राजकुमार जी का, इमली का बूटा बेरी
का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो। चलिए, मैंने मान लिया कि एक बार एक आवाज पकड़ी और पूरा गीत गा लिया एक आवाज में। एक समय पे आप दो लोगों को गा रहे हैं और लाइव गा रहे हैं, मेरे सामने गा रहे हैं। जी, अद्भुत कला है, माँ सरस्वती ने आपको बहुत नवाजा है। जी धन्यवाद। और ऐसा हुआ ना कि मुझे ना जो कभी पॉसिबल किसी ने सोचा तो नहीं था ना कि चलो थोड़ा बोलते ना, थोड़ा किशोरदा जैसा गाइए, थोड़ा रफी साहब, जब मुकेश जी थे तो मुझे ये कहा राजकुमार जी हैं, राजकुमार की आवाज में गाइए। कुमार जी ने खुद गाना नहीं गाया, नहीं तू कर सकता है। समझ, बड़े बड़े लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बप्पी दा, कल्याण जी, आनंद जी, पंचम दा। फिर एक गाना आया था कुछ साल पहले, अरेबिक सॉन्ग, दीदी दीदी दीदी, याद है? हाँ, अभी बीच में एक आया तो वो काफी लोगों ने कॉपी किया। तो श्रीमान आशिक फिल्म में नदीम श्रवण ने मुझे कहा सुदेश अनुपम खेर जी की आवाज में गाना। मतलब सर वो खुद नहीं गाते कभी, तो फिर भी गवाया मुझे, गाना पड़ता है ना, क्योंकि अगर आप अभी स्टूडियो में हैं तो आप कैप्टन हैं। तो वो गाना नॉर्मली कैसा गाना, ये ओरिजिनल गाना था। तो लड़कियों से ना मिलो तुम आ, लड़की तो है बलाए, सुबह शाम मकतरों को तुम लड़की आ, लड़की लड़की ए इनकी बेवफा, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाए, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाए, सुबह शाम मत करो तुम लड़की 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 ए इनकी बेवफा अदाए आ। और एक बार ऐसे हुआ, एक फिल्म में अनुपम खेर जी ने कुछ कॉमेडी गाना गा लिया शूटिंग में जी। और उसके बाद नरेश शर्मा जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उनके पिताजी जी, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे। हाँ। और अनुपम खेर जी का कॉमेडी रोल है जी, और उसमें उन्होंने कुछ गाया था, मडरा सच मैं मिलने आया, ऐसा सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जब बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ तो उनको बुलाया गया। हाँ। कि अरे आपकी वो 2 लाइन है, आपने जो गाई थी शूटिंग में उसको डब कर लीजिए। अनुपम खेर जी आए और म्यूजिक वो बीट पे हो गया था ना, तो उनको लिपसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया जी। अगर लिपसिंग पकड़ते हैं तो वो बीट जा रही थी। बोले यार ये नहीं हो रहा, 2 दिन उन्होंने किया। फिर नरेश शर्मा बोले आप फिक्र मत कीजिए, हम कर लेते। फिर मुझे बुलाया गया जी। बोले सुदेश जी आपको यकीन नहीं आएगा, पता नहीं कैसे 10 मिनट में डबिंग कर लिया। और कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको इतना मेरे से भरोसा है कि सुदेश मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, एक रील बच गई है, जरा प्लीज कर देना तू। अच्छा, ऐसे भी होता है। पूरी फिल्म उन्होंने डब कर दी है, कुछ एक रील बची है, वो उतना डब और वो उनके पास समय नहीं है, सेंसर सुदेश तू कर ले। और उसमें अंतर समझ में आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है। जब ये दौर चला ना, मैं मिमिक्री या अलग आवाजों में गाने गाना फेमस हो गया, तो थोड़ा सा बीच में ना कुछ लोग मेरे जो वेलविशर, क्या इसकी नकल, तेरी आवाज कहाँ है? तो थोड़े दिन में थोड़ा सा डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में चला गया कि क्या करूं। अच्छा, मैं कभी कभी ना नॉर्मल गा के निकल आता था, तो इंटरवल में लोग आते थे, अरे आज आपने एस डी बर्मन ने किया, आज आपने अमिताभ बच्चन ने किया, आज अजित ने किया, हम तो उसके लिए आए। तो बोला यार करूं क्या मैं? मैंने कसम खाई, स्टूडियो में कितना भी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बोले मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला कुछ और सोचता है। उसी वक्त संजीव कुमार साहब का देहांत हुआ और फिर वो उस वक्त के जितने प्रोड्यूसर्स थे मेरे पास है, बोले सुदेश जी अगर आपने ये वॉइस नहीं किया डबिंग तो हमारे हजारों फीट के रील जो है वो वेस्ट हो जाएंगे और हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। आपने लोगों के करोड़ों रुपए बचाए। हाँ जी। तो जो भी है उस वक्त इतना नहीं था, लाखों में भी डूबने की बात बहुत बड़ी जी। तो फिर मैंने डबिंग किए और ऐसे ऐसे डबिंग किया कि संजीव साहब ने शेर की पहली 2 लाइनें पढ़ी जी, डब की और बोले यार मैं कल करता हूँ, और वापस आया ही नहीं वो। अच्छा। उन 2 लाइंस को भी मैंने मैच करके, और मैंने लाइफ में कभी डबिंग मुझे पता ही नहीं था कि। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी सारी आवाजें आप निकाल रहे हैं, सामने बैठ के निकाल रहे हैं, लोग इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे जाके लोग सीखते हैं। आपने कहाँ से सीखा ये सब? कुछ मालूम नहीं, मुझे करता मुझ पे थोपा गया। पिताजी को मिलने गया, बोले बेटे अच्छी पेंटिंग है, चल पेंटिंग करते गया। फिर आवाज आने लगे कि तो किसी के बर्थडे में इधर उधर गया। फिर अचानक ऐसे हुआ, मुझे नहीं करना था संजीव कुमार साहब की फिल्में की, और मैं लगभग एवरीडे BR स्टूडियोज में पड़ा रहता था। मतलब 5 फिल्में एक साथ मैं डब करता था। और एक दिन मुझे इंजीनियर मिला, वो अनिल कपूर जी बाजू के स्टूडियो, उनके 2 स्टूडियोज है BR, बोले वहां पे अनिल कपूर आपसे मिलने आए। तो बोला क्यों? तो मैं क्या बोला, नमस्ते सर। वो ऐसा मतलब किस्सा था कि मिस्टर इंडिया सुपर डुपर हिट हुई,
क्योंकि फिल्म हिट हुई, रशिया फिल्म फेस्टिवल में भेजनी थी, तो इन्होंने कुछ रील्स ऐड किए और उसमें अनिल कपूर को डब करना था जी। अनिल कपूर बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो मुझे बुलाया गया। अनिल जी को मैं मिलने गया, उन्होंने बुलाया तो बोले सुदेश जी वो मेरी आवाज सुनाई, तो मैंने सर मैंने कभी की नहीं। अरे कर सकते हो यार, करो, 2 रीलें करनी है और मेरे पास टाइम नहीं, मैं जो यहीं से एयरपोर्ट निकलना है जी। तो मैंने कहीं किसी का स्टेज पे शायद सुना लगे, एक उनका वॉइस था, अरे मस्का बाबा झकास एकदम, अरे क्या झकास। तो वो बोलते अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे चलो चलो यू डू इट, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने ना वो 2 रील्स पहले किए मिस्टर इंडिया के, वो भी कैसे पायलट ट्रैक जो होता है, जो नॉर्मल लोग कर नहीं जाते, कि शूटिंग के वक्त जो डायलॉग बोले जाते हैं वो जो रिकॉर्ड करते हैं दैट इज पायलट ट्रैक जी। तो वो मैंने उसी वक्त सुन के 2 रील्स कर दी और मेरी आवाज में वो रशिया फिल्म फेस्टिवल में गई वो 2 रीलें। उसके बाद मेरा संजीव कुमार डबिंग चल रहा था, अचानक एन चंद्रा जी ने मुझे बुलाया, बोले सुदेश मैंने एक नई फिल्म बनाई है और उसको सेंसर करना है, अनिल कपूर 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। मैंने कभी किया नहीं, अरे मैंने सुन लिया तेरा, वो नहीं आता, वो मेरे गले में सूट नहीं कर रहा, कोशिश तो कर, खाली सेंसर्स के लिए चाहिए। तो वही मैंने पूरी फिल्म पायलट ट्रैक का हेडफोन लगा के की मैंने, सब हो गया। उसके बाद जब मिक्सिंग की बारी आई तो साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गया। अच्छा अनिल जी ने भी वो डबिंग की फिर आके, अच्छा बाद में आके उन्होंने भी की, और लेकिन मिक्सिंग के वक्त साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गए, सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा है, अनिल कपूर का ट्रैक कौन सा? और पहली काफी प्रिंट्स मेरी आवाज में। और एन चंद्रा अभी मुझे जब अवार्ड मिला तो बोले आज तक किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ प्रीमियर भी सिर्फ एन चंद्रा जी और दिनेश गांधी जो प्रोड्यूसर थे और अनिल कपूर, सिर्फ 3 लोगों को मालूम था कि ये अनिल कपूर की आवाज नहीं है। हम लोग भी आज तक नहीं समझ पाए। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें होती गई। सर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, एक गीत और जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दे, आपका गाया हुआ कोई गीत। जाने माने पार्श्व गायक सुदेश भोसले से विधि जैन की बातचीत आपने सुनी, ये पहला भाग था। मुझे बुलाया मैं चला आया। ये बातचीत अगले हफ्ते भी जारी रहेगी और आप सुनेंगे इस बातचीत का दूसरा भाग। विविध भारती।